Hello students, how are you all? Hope you are doing good. Now back to the second part of the first chapter, that is reproduction in the organism. But before starting this, please once go through the part 1 of this chapter because उस वीडियो में सारा बेसिक्स है. अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको पार्ट 2 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द एनसीईआरटी नोट्स. तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है आपने वहां पे एक्सप्लेन किया था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक स्टार्ट किया था. अब हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे. मेनली जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, है ना. द चैप्टर इज वेरी लेंथी तो इसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाना पड़ रहा है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट से. ओके, नाउ व्हाट वी विल स्टडी इन द सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, डिफरेंट फेसेस ऑफ लाइफ स्पैन. हाँ भाई, ये हमने वहां पे कर दिया था फर्स्ट पार्ट में, बट क्या करें इसमें भी ना, एक्चुअली एनसीईआरटी में इसमें थोड़ा सा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है. वहां पे हमने जस्ट डेफिनेशन की थी, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. तो डिफरेंट फेसेस ऑफ लाइफ स्पैन, reproduction in annual, biennial and perennial plants and seasonal and continuous breeders. ठीक है, अब इनका हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इनको डिटेल में पढ़ते हैं. ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने डेफिनेशन फर्स्ट पार्ट में भी कवर की थी. एक बार और क्विक रिवाइज कर लेते हैं इसको. देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स either by the same individual or by the different individuals of the opposite sex. है ना, यही पढ़ा था हमने फर्स्ट पार्ट में भी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है. इन्वॉल्व्स द फ्यूजन. फ्यूजन इज द मेन वर्ड ऑफ दिस डेफिनेशन, है ना. तो इसको तो आपको मतलब बाय हार्ट लर्न कर लेना है कि फ्यूजन जरूर आएगा, क्योंकि अगर आपने फ्यूजन नहीं लिखा द डेफिनेशन विल बी रॉन्ग. ओके, तो इसमें बोला क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन होता है. ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, आपस में दोनों मिलते हैं. राइट, फ्यूजन का मतलब आ गया समझ में. फ्यूजन का मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आना. कौन आएगा एक दूसरे के कांटेक्ट में, मेल एंड फीमेल गैमेट्स. यानी कि जो गैमेट्स मैंने आपको पहले भी बताया था, गैमेट्स क्या होते हैं. फीमेल में गैमेट्स होंगे एग, ओवम और स्पर्म होंगे मेल में. राइट, तो जब मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, यानी कि स्पर्म या ओवम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक साथ फ्यूज करते हैं, इधर बाय द सेम इंडिविजुअल. अब ये जो मेल और फीमेल गैमेट हैं, या तो ये एक ही इंडिविजुअल में होंगे, जैसे कुछ प्लांट्स में आप पढ़ोगे कि मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो, सॉरी, मेल और फीमेल सेक्स यूनिट्स जो होती हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होती हैं, वो दोनों अगर एक ही इंडिविजुअल में है, लाइक इन सम प्लांट्स, तो बाइसेक्सुअल कहलाएगा, है ना. प्रेजेंस ऑफ टू सेक्स इन द टू रिप्रोडक्टिव यूनिट्स इन द सेम इंडिविजुअल, तो वो क्या कहलाएगा, बाइसेक्सुअल, अगर वो एक ही में होगा. और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल, या फिर अलग अलग इंडिविजुअल में हो सकता है. मेल में मेल हार्मोन होगा और फीमेल में क्या होगा, फीमेल सेक्स रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होंगी. ठीक है, तो जब गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे, या तो वो गैमेट्स एक ही इंडिविजुअल में है, जो कि किस में होते हैं, बाइसेक्सुअल में, और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल, यानी कि वो अलग अलग में होंगे. यानी कि मेल मेल में क्या होगा, स्पर्म होगा, और फीमेल में ओवम या एग होगा. राइट, तो जब ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है. तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, या तो मेल और फीमेल गैमेट एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे, या फिर वो अलग अलग में प्रेजेंट होंगे, तो ये कहलाता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब देखिए इसको ना हम क्या करते हैं, एक ही फ्लो चार्ट के थ्रू इसको समझ लेते हैं. तो इसमें क्या बोला है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट. ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, फ्यूज हुए. जब ये दोनों फ्यूज हुए तो उनसे क्या बना, एक जाइगोट बना. ठीक है, उनसे क्या बना, एक जाइगोट बना. और जाइगोट जब धीरे धीरे क्या बनता है, एम्ब्रियो. और एम्ब्रियो क्या बनता है, धीरे धीरे ऑफस्प्रिंग में. ठीक है, जैसे हाँ, अगर हम ह्यूमन बीइंग का केस ले लेते हैं, तो फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद जाइगोट बना. जाइगोट के बाद जो 9 मंथ का पीरियड होता है उसमें क्या होता है, एम्ब्रॉय मैच्योर होता है. ठीक है, और आफ्टर 9 मंथ क्या होगा, वो यंग वन के रूप में बर्थ हो जाएगा उसका. राइट, तो नेक्स्ट, अब देखिए, अब हम ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है. राइट,
तो जैसे हमने पढ़ा था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सिंपल प्रोसेस होता है ना। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है इसलिए बोल रही हूँ कि एक बार पार्ट 1 से गो थ्रू होइए, तो आपको एसेक्सुअल हमने उसमें पूरा कवर किया था, यहाँ पे हम सेक्सुअल कर रहे हैं तो आपको बेसिक डिफरेंस पता चल जाएगा दोनों में, राइट। तो अब हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है, सिंगल सेल प्रोसेस होता है, बहुत सिंपल होता है और उन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है जिनका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वी आर रीडिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या नेचर है, इट इज एन इलेबोरेट, इलेबोरेट का मतलब स्टेप बाय स्टेप होने वाला प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब इजी नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे कि पहले क्या हुआ, मेल और फीमेल गैमेट आया, अब भाई उनको आने के लिए भी एक प्रोसेस होगा, जब वो साथ आएंगे उसके बाद क्या होगा, उनमें फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट्स में, उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसमें फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा तो 9 मंथ्स, वो तो ह्यूमन बीइंग का टाइम पीरियड है 9 मंथ्स। तो ऐसे जो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस होता है यानी कि जिसमें एम्ब्रियो बनता है वो भी बहुत लंबा, हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग पीरियड होता है ना। उसके बाद जाके ऑफस्प्रिंग का बर्थ होता है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एकदम से हो गया, नहीं, उसको होने में बहुत स्टेप लगते हैं, एंड स्लो प्रोसेस यानी कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। तो इट इज एन इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। नाउ because the fusion of the male and female gamete it result in the offspring that are not identical to the parents or among us themselves। कहने का मतलब क्या है कि जब यहाँ पे फ्यूजन, अब जो हमारा जाइगोट बन रहा है वो किससे बन रहा है, फ्यूजन से बन रहा है। किसके फ्यूजन से बन रहा है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बन रहा है ना। तो जो हमारा ऑफस्प्रिंग होगा डेट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। अब देखिए दोबारा फर्स्ट पार्ट में से अगर हम कंपेयर करें तो हमने क्या बोला था कि वहां पे हमारा जो ऑफस्प्रिंग होगा वो एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होगा, क्लोन होगा किसका, पेरेंट का। क्योंकि उसमें सिर्फ एक पेरेंट से क्या हुआ है, कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेल और फीमेल गैमेट यानी कि 50% किसका कैरेक्टर आया है, फीमेल का, और 50% किसका आया है, मेल का आया है, ठीक है। इसको अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स है, यहाँ पे जस्ट उन्होंने ये इंट्रोडक्शन दे रखा है इस चैप्टर का, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है कि जब फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का, तो उससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। तो ऐसा नहीं होगा कि वो सेम एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट्स का। क्यों, इसलिए क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स आए हैं मेल से, कुछ कैरेक्टर्स आए हैं फीमेल से। तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना। जैसे आप हैं, बच्चे हैं, क्या वो एग्जैक्ट कॉपी हैं अपने पेरेंट्स के, नहीं है। हम बोलते हैं अरे दिखने में ये अपने पापा जैसा लगता है, बोलते हैं ना इसकी नाक अपनी मम्मी जैसी है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ कैरेक्टर्स आए हैं अपने पापा से और कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए हैं मदर से। तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा वो क्या होगा, इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कैरेक्टर्स, और नया ही बन के आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, दोनों के कुछ कुछ कैरेक्टर्स होंगे और बाकी वो जो न्यू ऑफस्प्रिंग में जो जेनेटिकल मटेरियल ट्रांसफर हुआ था वो कैरेक्टर वो शो करेगा अपने पेरेंट्स की तरह, ठीक है। तो द ऑफस्प्रिंग डेट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंग्स देमसेल्फ। कहने का मतलब ये है, और अमंग्स देमसेल्फ का मतलब ये है कि जैसे भाई बहन है वो भी आपस में, सिर्फ किसके केस में, ट्विंस के केस में, जहां पे वो एकदम क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बट अगर भाई बहन है सिंपल, तो ऐसा तो नहीं है ना आप अपने भाई की तरह दिखते हो या आप अपनी सिस्टर की तरह दिखते हो, उनमें भी क्या होगा, उनके उनमें भी डिफरेंस आएगा, ठीक है। वो भी एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होंगे, राइट। नाउ अ स्टडी ऑफ द डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, है ना, हमारी जो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है हमारे वर्ल्ड में, कितनी मतलब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, प्लांट्स की इतनी सारी स्पीशीज हैं, एनिमल्स की इतनी सारी स्पीशीज हैं। तो अब इसमें बोला क्या है, द स्टडी ऑफ द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, plants, animals और fungi show that though they are differ so greatly in external morphology। अब इसमें ये बोला है कि इतनी सारी डाइवर्सिटी है among the organisms, चाहे वो plants हो, चाहे animals हो, चाहे fungi हो, उनमें क्या है एक्सटर्नली, यानी कि एक्सटर्नली
हर हमेशा याद रख लेना, जहाँ पे भी मॉर्फोलॉजी आएगा, मॉर्फोलॉजी का मतलब है हम उनके बाहर के फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर हम इन सबको देखें तो इनकी जो मॉर्फोलॉजी है, यानी कि इनके जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है ना। आपके प्लांट्स की तरह दिखते हैं या एनिमल्स क्या आपकी तरह दिखते हैं? नहीं दिखते हैं, क्योंकि उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी इतनी ज्यादा अलग है डाइवर्सिटी की वजह से। एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल का मतलब अंदर, एनाटॉमिकल, यानी कि जैसे कि लीवर हो गया, किडनी हो गए, लंग्स हो गए, क्या आपके ह्यूमन बींग्स के क्या एनिमल्स की तरह है? लाइक कॉकरोच होता है, ग्रास हॉपर होता है। अभी आप जब इनके बारे में आगे पढ़ोगे, इनके एनाटॉमिकल फीचर्स पढ़ोगे, क्या इनकी जो लंग्स, किडनी, हार्ट वगैरह होते हैं ये आपकी तरह होते हैं? नहीं होते। तो यही बोला है कि चाहे ये हमसे मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि इनके जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, है ना, वो इतने ज्यादा डिफरेंट हैं, एंड फिजियोलॉजी, लेकिन द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जो इनमें सेक्सुअल मोड होता है किसका? रिप्रोडक्शन का। दे शेयर द सेम पैटर्न, यानी कि वो पैटर्न सेम होता है, यानी कि जैसे एक प्रोसेस हुआ कि मेल और फीमेल फ्यूज हुए, है ना, उसके बाद जाइगोट बना, उसके बाद ऑफस्प्रिंग बना या यंग वन बना। तो वो जो स्टेप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, वो इन सब में क्या होते हैं? सेम होते हैं, चाहे ये एक्सटर्नली या इंटरनली बहुत ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंट है। आगे समझ में? चलिए आगे बढ़े। ओके। अब ये आपने हमने इनकी डेफिनेशन फर्स्ट स्लाइड में भी पढ़ी थी कि डिफरेंट फेसेस ऑफ लाइफ स्पैन। ठीक है, यानी कि लाइफ स्पैन हमने पढ़ा था, कौन सा पीरियड होता है? बताइए कौन सा पीरियड होता है? वो पीरियड जो कि किसी इंसान के बर्थ होने से शुरू होता है एंड उसकी डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, जो नेचुरल डेथ हुई है किसी पर्सन की, उसके बीच के टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बोलते हैं, राइट। अब ये जो लाइफ स्पैन है, इसको हमने क्या किया है? मेन 3 फेसेस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले आता है जुवेनाइल फेज। कौन सा आता है? जुवेनाइल फेज, ये हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ग्रोथ की एक स्टेज पे पहुंचता है अपनी लाइफ में। अब उस ग्रोथ पीरियड में क्या ग्रोथ होती है? बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी कि उसकी जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, उसकी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, वो एक्टिव हो जाएं। ठीक है, यानी कि आप रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाएं, उससे पहले क्या होता है? उन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की ग्रोथ होती है आपकी बॉडी में। ठीक है, तो डेड पीरियड ऑफ ग्रोथ, तो वो जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की आपके, या फिर रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो आपकी बॉडी में ग्रो कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज कहते हैं। जैसे कि आप बर्थ हुए, बर्थ से लेके 14 13 तक का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें क्या होते हैं? आपके जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, वो धीरे धीरे, आपकी जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो धीरे धीरे ग्रो करती है। तो उस फेज को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, सॉरी, जुवेनाइल फेज। अब इसमें क्या है ना, आपकी बॉडी क्या हो रही है? रिप्रोडक्टिव यूनिट्स आपकी बॉडी में मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, आप इस पीरियड में रिप्रोडक्शन के लिए रेडी नहीं है। तो ये क्या कहलाता है? जुवेनाइल फेज, है ना, जो बचपन वाला होता है एक तरह से। तो इसमें धीरे धीरे, जैसे क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है गर्ल्स में, ठीक है, और बॉयज में क्या होता है, जैसे कि हेयर ग्रोथ हो जाना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इस पीरियड में होनी। अब शुरू में तो क्या ही होंगी, वही 9 10 साल के बाद क्या होता है, धीरे 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 10 11 12 13 14, 14 तक ये क्या होती है? धीरे धीरे मेच्योर होती हैं ये चीजें, ग्रोथ होती है इनकी। ठीक है, और प्लांट्स में इसी फेज को क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। वेजिटेटिव फेस, यानी कि उनकी बर्ड्स वगैरह हमने पढ़ा था ना, ट्यूबर्स, रनर, सकर्स, ये सारे क्या होते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स होते हैं, जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में को करते हैं, राइट। तो इनमें भी क्या होता है? धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर उस टाइम पे बन रहे होते हैं। ठीक है, अब ड्यूरेशन ऑफ द जुवेनाइल फेज इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब जैसे ह्यूमन बींग में अगर देखा जाए तो किसी में बहुत जल्दी शो हो जाते हैं, है ना, यानी कि रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बहुत जल्दी मेच्योर हो जाती हैं, तो 13 14 15 ये एज होती है। ठीक है,
लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यही यही जो एज है यही एनिमल्स में भी रिप्रोडक्टिव या फिर जुविनाइल फेज हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही जितना ड्यूरेशन हम ह्यूमन बीइंग का बता रहे हैं सेम ड्यूरेशन प्लांट्स का भी हो। तो हर किसी में जुविनाइल फेज का जो ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग होता है, राइट। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव फेज। अब जुविनाइल फेज हो गया, उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज कौन सा फेज होता है? कौन सा फेज होता है रिप्रोडक्टिव फेज? द एंड ऑफ द जुविनाइल, यानी कि जब जुविनाइल फेज खत्म हो जाता है, यानी कि आपके जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं या आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है, या फिर प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज हो चुका है, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि एंड ऑफ द जुविनाइल फेज क्या कहलाता है? वो कहलाता है बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, है ना। तो इन दिस फेज, इस फेज में क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी कि इस एज में जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करने, उसकी बॉडी रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है, तो इट कैन बी सीन इन द हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावरिंग। और जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें हम कैसे बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज है? जब उनमें फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है, जब उसमें फ्लावर्स आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि इसका रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है। ठीक है, उसके बाद वो फ्रूट वगैरह बेयर करता है, राइट। तो फ्लावरिंग फेज डिफर इन डिफरेंट प्लांट। अब देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि ऐसा तो नहीं है ना कि सारे जो प्लांट्स हैं उनका फ्लावरिंग फेज सेम होगा। ठीक है, अगर एक सीजन में एक प्लांट में फूल आए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सारे में आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो उनका रिप्रोडक्टिव फेज है, फ्लावरिंग फेज का मतलब क्या है? वो क्या दिखा रहा है कि वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव फेज है। ठीक है, तो हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि अगर किसी प्लांट, हर प्लांट का फ्लावरिंग फेज अलग अलग होता है, यानी कि हर प्लांट का रिप्रोडक्टिव फेज अलग अलग होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है वो देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कि जो बैम्बो प्लांट है रिप्रोड्यूस वंस इन लाइफ, यानी कि अपनी पूरे लाइफ स्पैन में। ठीक है, यानी कि जितना भी बैम्बो प्लांट का लाइफ स्पैन होगा वो एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि इसमें फ्लावरिंग ओनली वंस एक ही बार होती है इन द लाइफ स्पैन। ठीक है, अब नेक्स्ट है सॉर्बिलैंथस कुंथियाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दोनों के दोनों बाय हार्ट आपको लर्न करने हैं ये, राइट। तो सॉर्बिलैंथस कुंथियाना, जिसको हम क्या कहते हैं, नीला कुरंजी, रिप्रोड्यूस वंस इन 12 ईयर्स। ये सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है अपन, किसमें? 12 साल में, 12 ईयर्स में इसमें सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग होती है, एक ही बार रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इसका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो कब आता है? 12 ईयर्स में एक बार आता है। और जो बैम्बू प्लांट है इसका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो इसकी पूरे पूरा जो लाइफ स्पैन है उसमें एक बार आता है। ओके, नेक्स्ट। अब हमने कौन कौन से फेज पढ़ लिए? जुबिनाइल फेज पढ़ लिया, रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ लिया, अब है सेनेसेंस फेज। अब इसमें क्या है? इसमें क्या हो जाता है? एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। अब रिप्रोडक्टिव फेज क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी खत्म हो गई ऑर्गेनिज्म की, एंड एजिंग स्टार्ट, यानी कि उसका जो बुढ़ापा होता है वो शुरू हो जाता है। और अल्टीमेटली वो कहाँ पे खत्म होता है? लीड टूवर्ड्स द डेथ, यानी कि जब वो मर जाता है। ठीक है, अब ये जो तीनों फेसेस आ रहे हैं ना, इनमें बेसिकली देखिए किसका डिफरेंस है। सबसे पहले आया कौन सा फेज? जुविनाइल फेज। इसमें क्या होता है ना, यानी कि ये जो तीनों फेसेस आ रहे हैं इन फेसेस में मेनली किसका डिफरेंस होता है पता है आपको? हॉर्मोन्स का। जुवेनाइल फेज में क्या होगा? हॉर्मोन्स कम हो जाएंगे, मेनली जो रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स होते हैं लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, है ना। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन, और टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? मेल हार्मोन। ठीक है, तो बेसिकली इन हार्मोन्स का पूरा गेम है। जुवेनाइल फेज में क्या होते हैं? ये हार्मोन का जो लेवल होता है वो कम होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज पे ये पीक पे होते हैं, और फिर जब जैसी सेनिसेंस स्टेज आती है अगेन ये क्या होते हैं? डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आ गया है ना समझ में। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम लीव द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। कोई भी आपको डिफिकल्टी हो कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल गिव योर आंसर, आई विल गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, नाउ some plants flower throughout the year, it means they produce throughout the year। अब कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं?
पूरे साल फ्लावरिंग करते हैं, यानी कि उनका जो रिप्रोडक्शन पीरियड होता है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है, वो पूरे साल होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीजनल फ्लावरिंग करते हैं, जैसे कि विंटर्स में, ठीक है, समर में। तो कहने का मतलब क्या है, इनका एक पर्टिकुलर सीजन होता है जहां पे ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। अब इसी के बेसिस पे देखिए, हमने प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला आता है एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स आर डेड प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस वंस इन अ ईयर, यानी कि ऐसे प्लांट जो साल में एक बार जिनमें रिप्रोडक्शन होती है, उसको क्या कहा जाता है, एनुअल प्लांट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनुअल प्लांट्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप कोई भी कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक मैंगो ट्री, है ना। तो मैंगो ट्री में क्या होता है, साल में एक बार, कौन से टाइम में, मई जून जुलाई, ये पीरियड होता है जिसमें पहले उसकी क्या होती है, फ्लावरिंग होती है, फिर फ्रूट जनरेट होता है। तो ये एनुअल प्लांट है जिसमें क्या होता है, वंस इन अ ईयर, साल में एक बार रिप्रोडक्शन फेज आता है, राइट। उसके बाद है बाइनियल प्लांट्स। बाइनियल प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस वंस इन 2 years, यानी कि ऐसे प्लांट जो 2 साल में एक बार क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन फेज जिनमें आता है। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स इट कंप्लीट इट्स बायोलॉजिकल ग्रोथ, यानी कि इसमें जो पूरी ग्रोथ होती है ना, वो इन 2 ग्रोइंग सीजन, यानी कि 2 सीजन लगाता है। 2 सीजन में क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसमें पहले जुवेनाइल फेस आया उसका, यानी कि उसमें वेजिटेटिव फेस आया। प्लांट्स में हमने पढ़ा था वेजिटेटिव फेस होता है। तो पहले उसमें वेजिटेटिव फेस आया जिसमें उसकी वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। और फिर नेक्स्ट सीजन में उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेस आता है। तो इस तरह से वो क्या करता है, 2 साल लेता है किसमें, रिप्रोडक्टिव फेज उसमें शो होने के लिए। ठीक है, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट, देखिए लिखा भी हुआ है, ड्यूरिंग फर्स्ट ग्रोइंग सीजन दे प्रोड्यूस रूट्स, स्टेम्स, एंड ड्यूरिंग सेकेंड सीजन दे प्रोड्यूस सीड्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड देन डाई। यानी कि पहला जो सीजन होता है उसमें तो क्या होते हैं, उसके वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स, उसमें रूट्स, स्टेम्स, ये सब बनते हैं। और सेकंड सीजन में क्या होता है, उसमें सीड्स, फ्लावर, यानी कि ये सारे क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं। ठीक है, ये सारी उसमें क्या बनती है, बन रही है, फ्लावरिंग हुई, यानी कि उसका रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो गया है। फिर उसमें फ्रूट्स बनते हैं, सीड्स बनते हैं, एंड देन डाई। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कैरेट। कैरेट क्या है, बाइलिनियल प्लांट है, राइट। अब देखिए क्या हुआ, एनुअल एंड बाइलिनियल प्लांट शो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो ईयरली एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं या 2 years में एक बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम उनमें क्लियरली देख सकते हैं कि कब उनका वेजिटेटिव फेस आया, यानी कि कब उसमें फ्लावरिंग वगैरह, वो सॉरी, कब उसमें रूट्स, स्टेम्स, या अगर लोअर प्लांट्स हैं तो कब उनमें बर्ड्स वगैरह जनरेट हुई, कब उसमें ट्यूबर्स बने, कब राइजोम्स बने, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, राइट। और फिर कब उसका रिप्रोडक्टिव फेस आया, हम ये भी बता सकते हैं, क्योंकि हम फ्लावरिंग वगैरह देख सकते हैं, उसके फ्रूट्स वगैरह देख सकते हैं, सीड्स वगैरह देख सकते हैं। एंड सेनिसेंट फेस, यानी कि जब वो सब झड़ जाता है, ठीक है, तो यानी कि क्या आ गया, वो डाई हो गया, उसका सेनेसेंट फेस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो एनुअल और बाइलिनियल प्लांट्स होता है उसमें हम उसके जो वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसके सेनेसेंट फेज को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बट एक थर्ड कैटेगरी आती है जिसको कहा जाता है पेरिनियल प्लांट्स। क्या कहा जाता है, पेरिनियल प्लांट्स। तो प्लांट्स दोस रिप्रोड्यूस वंस इन सेवरल ईयर, यानी कि वो प्लांट जो कि कई सालों में एक बार रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना। तो ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिनका जो फ्लावरिंग फिनोमिना है वो अनयूजुअल है, यानी कि प्रिडिक्टेबल नहीं है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने सालों में भी एक बार रिप्रोड्यूस कर सकता है, और वो कोई भी साल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि बैम्बू स्पीशीज, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि वो अपनी पूरी लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार फ्लावर देता है ना। तो देखिए लिखा हुआ है कि बैम्बू स्पीशीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली आफ्टर 50 to 100 years। तो 50 to 100, तो आजकल इतनी लाइफ भी नहीं होती, तो कौन देखता रहेगा कि भाई कब इसका वेजिटेटिव फेस आया है, कब इसका रिप्रोडक्टिव फेस आया है, कब इसका सेनिसेंट फेस आया है ना। तो क्योंकि कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, 50 से 100 साल के बीच में वो कभी भी अपना रिप्रोडक्टिव फेज शो कर सकता है। तो
प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स, तो वो जो इसका रिप्रोडक्टिव फेस होता है उसी में ये क्या करता है, बहुत सारे फ्रूट्स, पहले फ्लावरिंग होती है, फिर फ्रूट्स होती है और फिर डाई हो जाते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल हमने पढ़ा था, सेकंड एग्जांपल क्या था, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी, ये भी क्या करता है, 12 ईयर्स में एक बार रिप्रोड्यूस करता है ना। तो वो कभी भी फ्लावरिंग हो सकती है, फिर उसके बाद जो भी रिप्रोडक्टिव फेस होगा उसका, फ्रूटनिंग या सीड्स वगैरह। तो कुछ तो इनमें क्या होता है ना, इन प्लांट्स में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं इनमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कब उसका वेजिटेटिव फेस आया है, कब उसने अपना रिप्रोडक्टिव फेस शो किया है, और कब उसका सेनिसेंट फेज आया है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल प्लांट्स। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, juvenile phase is followed by the morphological and physiological changes prior to the reproductive behavior। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि जो juvenile phase होता है उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल यानी कि एक्सटर्नल जो फीचर्स होते हैं, एंड फिजियोलॉजी जो अंदर जो बिहेवियर होता है, रिप्रोडक्टिव जो इंटरनल फीचर्स होते हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं प्रायर टू द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। यानी कि जब वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो रहा है, जब उसमें कैपेबिलिटी आ रही है रिप्रोडक्शन के लिए, तो उससे पहले उसकी मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे रिप्रोडक्टिव फेज ड्यूरेशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है, यानी कि वो फेज जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो गया है, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो पीरियड हर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिफरेंट होता है, राइट। अब हम पढ़ रहे हैं बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली। कहने का मतलब क्या है कि जो बर्ड्स हैं, अगर हम वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में सिर्फ सीजनली ही एग ले करते हैं, यानी कि किसी भी एक सीजन में वो क्या करेंगे, एग्स ले करेंगे। हाउ एवर द बर्ड्स इन कैप्टिविटी इन पोल्ट्री फार्म कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो बर्ड्स हैं जो कैप्टिविटी में होते हैं, कैप्टिविटी मतलब जैसे पोल्ट्री फार्म्स वगैरह, जहाँ पे हम उनको क्या कराते हैं, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि वो कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं जिसमें वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जिनमें उनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि हाउ एवर द बर्ड्स इन द कैप्टिविटी, यानी कि जब हम उन बर्ड्स को उनकी फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं, कैन बी मेड टू एग्स थ्रू आउट द ईयर, तो ऐसी कंडीशन में वो थ्रू आउट द ईयर क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि एग दे सकते हैं। तो इन दिस केस, इस केस में क्या किया जाता है, द लैग एग सॉरी लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन, बट इस केस में जो उनका एग लेइंग प्रोसेस है उसको हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि उनके अंदर वो पूरी साइक्लिक चेंजेस नहीं हो रहे हैं। वो सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग देम द फेवरेबल कंडीशंस, क्योंकि हम उनको एक फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो उस पीरियड को जब हम उन्हें क्या कर रहे हैं, कैप्टिविटी में रख रहे हैं, जब हम उन्हें फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, और तब वो क्या कर रहे हैं, एग्स ले कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, तो उसको हम रिलेट नहीं कर सकते उनके रिप्रोडक्शन से, बट इट इज अ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। ये जो हम करवा रहे हैं, यानी कि थ्रू आउट द एग ले करवा रहे हैं, ये ओनली क्यों हो रहा है, ह्यूमंस की नीड के कारण हो रहा है, क्योंकि हमारी जरूरत है, ह्यूमंस की नीड है कि उन्हें एग चाहिए थ्रू आउट द ईयर, इसलिए हम कमर्शियल पर्पस के लिए उनको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। नाउ इन द फीमेल्स ऑफ द प्लेजेंटल मैमल्स, ठीक है, मैमल्स कौन से होते हैं जिनका मेन जो फीचर है वो क्या है कि उनमें मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन होता है अपने यंग वंस को फीड करने के लिए। आगे समझ में, मैमल्स जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बस इसको एक, बहुत सारे इनमें क्या होते हैं, इनके कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन मैं इनका मेन फीचर बता रही हूँ कि जो मैमल्स होते हैं, वो मैमल्स क्या होते हैं, वो होते हैं जिनमें क्या होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स होती है फीमेल्स में, ठीक है। वो मैमल्स जिनकी फीमेल्स में मैमरी ग्लैंड्स होती हैं और जिनमें क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है टू फीड देयर यंग वंस, वो क्या कहलाते हैं, मैमल्स कहलाते हैं। और प्लेजेंटा तो आप सबको पता ही है ना, प्लेजेंटा क्या होता है,
प्लेजेंटा फीमेल मदर में प्रेजेंट होता है जब वो क्या होते हैं, जब उनमें एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा होता है, यानी कि एम्ब्रियो की ग्रोथ हो रही है, ताकि जो जो भी मदर न्यूट्रिशन ले रही है वो बच्चे तक पहुंच सके इस ट्यूब के थ्रू, प्लेजेंटा के थ्रू। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला है, इन द फीमेल्स ऑफ द प्लेजेंटल मैमल, मैमल मैंने आपको बताया है कि जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने लाइन लिखी है कि कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड इन द फीमेल, यानी कि वो फीमेल जिनमें क्या होता है, मैमरी ग्लैंड होती है, ताकि उनमें मिल्क प्रोडक्शन हो सके अपने बच्चे को फीड कराने के लिए। तो अब उनके बारे में क्या बोला है, प्रेजेंटल मैमल के बारे में क्या बोला है कि एक्सिबिट cyclic changes in the activities of ovary, accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase। यानी कि जो प्लेजेंटल मैमल्स होती हैं उनकी उनके केस में क्या होता है, जो उनकी ओवरीज होती हैं, ठीक है, ओवरीज क्या है, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारी जो एग्स हैं वो बनते हैं, और जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, कौन से होते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, है ना, वो इसी में बनते हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है। ऐसी जो एसेसरी डक्ट होती है, ठीक है, एसेसरी डक्ट क्या होता है, मेल पार्ट होता है जिसमें स्पर्म स्टोर रहते हैं, एज वेल एज हॉर्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्लेजेंटल मैमल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, साइक्लिक चेंजेस जो होते हैं, ठीक है, साइक्लिक चेंजेस होते हैं किसमें, उनकी ओवरीज में, उनकी एसेसरी डक्ट में, और उनका जो हार्मोनल लेवल होता है उसमें। कब, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज में जो प्लेजेंटल मैमल्स होती हैं उनमें क्या होते हैं, उनकी ओवरीज में, उनके एसेसरी डक्ट्स में और उनके हार्मोन्स में क्या होते हैं, साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो एनिमल्स होते हैं उनको हमने क्या किया है ना, टू कैटेगरीज में डिफाइन किया है। ठीक है, टू कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया है। ओके, तो पहली कैटेगरी है नॉन प्राइमेट्स और सेकंड कैटेगरी है प्राइमेट्स। नाउ व्हाट आर प्राइमेट्स, व्हाट आर नॉन प्राइमेट्स, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन अभी हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो मैंने उसके बेसिस पे मैं आपको डिफरेंस बताया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो एनिमल्स होते हैं उनको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स। अब जो प्राइमेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। कौन से होते हैं, जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। इनके बीच में ना बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। अभी तो जैसे हमने मेन बताया कि ये सीजनल ब्रीडर होते हैं, और जो प्राइमेट्स होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं, लेकिन इनके बीच में और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं इनका फॉरब्रेन छोटा होता है, वो जो और जो प्राइमेट्स होते हैं जैसे कि हम लोग हो गए, मंकी हो गया, है ना, एप्स हो गए, ये प्राइमेट्स होते हैं, तो इनका जो ब्रेन साइज होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं, ये सिंपल बिहेवियर शो करते हैं, इनमें इंटेलिजेंस कम होती है, इनमें इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा होता है। ठीक है, ये बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन हम यहाँ पे मेन जो डिफरेंस है वो किसके रेफरेंस में कर रहे हैं, किसको ध्यान में रखिए, उनकी जो रिप्रोडक्टिव फेज में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, नॉन प्राइमेट्स क्या होते हैं, ये सीजनल ब्रीडर होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर सीजन में ही ये क्या करते हैं, सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं। जैसे कि इन दीज मैमल्स, किन मैमल्स, नॉन प्राइमेट्स में, राइट, इन दीज मैमल्स, जैसे कि एग्जाम्पल है काउ, sheep, rat, deer, dogs, tigers, etc. Such cyclic changes during the reproduction are called the oestrus cycle। देखो ध्यान से सुनो, अभी हमने पढ़ा कि इनकी जो ओवरीज होते हैं, एसेसरी डक्ट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन फेज के दौरान क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब अगर इन एनिमल्स की हम, इन ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें जो कि हैं नॉन प्राइमेट्स, इनमें जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं ना इनके रिप्रोडक्टिव फेज में, रिप्रोडक्टिव फेज में इनमें जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, ऑयस्ट्रस साइकिल। क्या बोलते हैं, ऑयस्ट्रस साइकिल, राइट। और जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स तो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं। कंटिन्यूअस ब्रीडर क्या होते हैं, वो ब्रीडर, जैसे हमने पढ़ा सीजनल ब्रीडर की एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करेंगे। कंटिन्यूअस ब्रीडर क्या होते हैं, जो थ्रू आउट द सीजन, इनका कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सीजन में ही ये रिप्रोडक्शन शो करेंगे, ये थ्रू आउट द ईयर, जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमन बींग है, तो इनका रिप्रोडक्शन फेज क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर ही होता है ना, ऐसा तो नहीं किसी पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोडक्शन होगी। तो उनको बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। तो जो प्राइमेट्स होते हैं, जैसे कि मंकी हो गया, एप्स हो गया, ह्यूमंस हो गए, इट इज कॉल्ड
मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि उनके रिप्रोडक्शन ड्यूरेशन में अगर कोई भी साइक्लिक चेंजेस होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे कि फीमेल्स में होता है ना, ह्यूमन बींग्स में फीमेल्स में क्या होता है, मंथली जो साइकिल आती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऐसे जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनमें भी ये साइक्लिक चेंजेस होते हैं, लेकिन उनको हम क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। आई होप नाउ इट इज क्लियर। ठीक है, ये ध्यान रखो कि जो नॉन प्राइमेट्स होंगे उनमें जो साइक्लिक चेंजेस होंगे उसे ऑस्ट्रियस साइकिल कहेंगे, और जो प्राइमेट्स होंगे उनको हम जो साइक्लिक चेंजेस होती है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन फेज उसको क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट, द mammals, especially those living in natural wild conditions, exhibit such cycle only during the favorable season in their reproductive phase are called seasonal breeders। यानी कि वो मैमल जो कि एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, यानी कि जो उनकी फेवरेबल कंडीशंस हैं, ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वाइल्ड कंडीशन में रह रहे हैं, वाइल्ड मतलब जो पीक कंडीशंस होती है, जैसे बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा गर्मी, ठीक है, उसको कहते हैं वाइल्ड कंडीशंस। ठीक है, एक्सट्रीम जो क्लाइमेट होता है, तो वो इस तरह की जो साइकिल होती है वो सिर्फ एक फेवरेबल सीजन, जो सीजन उनके लिए फेवरेबल है, ठीक है, जो उन्हें अच्छा कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है, उसी उसी जो रिप्रोडक्टिव फेज का वो जो टाइम पीरियड होता है जिसमें उन्हें एक फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है, एक फेवरेबल सीजन मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं उसी सीजन में ये जो मतलब उसी सीजन में क्या आता है, उनका रिप्रोडक्टिव फेज आता है। ठीक है, यानी कि वो उसी सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे मैमल्स को क्या कहा जाता है, सीजनल ब्रीडर्स कहा जाता है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सीजन में जिसमें उन्हें अपनी फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, उसी में वो क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, सीजनल ब्रीडर्स कहा जाता है। ठीक है, अब है, मैनी मैमल्स आर रिप्रोडक्टिव एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि बहुत सारे मैमल्स ऐसे होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, ठीक है, उनका जो वो क्या करते हैं थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल कभी भी वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस ब्रीडर कहा जाता है। आई होप दोनों आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना। नॉन प्राइमेट्स में क्या होता है, नॉन प्राइमेट्स में ऑस्ट्रियल साइकिल होती है, प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। सीजनल ब्रीडर्स वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में जब उन्हें अपनी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तब वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स क्या होते हैं, वो थ्रू आउट द ईयर रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सेनेसेंट फेज। अब सेनेसेंट फेज क्या है, द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है, यानी कि जब उसमें रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, वो एक पैरामीटर है सेनेसेंट फेस को बताने का, कि इसमें एक उसकी कैपेबिलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई, यानी कि उसका रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो गया। तो द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज इज वन पैरामीटर। कॉन्कॉमिटेंट का मतलब क्या है, मैनी अदर, यानी कि एक तो रिप्रोडक्टिव फेज तो उनका खत्म हो ही जाता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस है, जैसे कि स्लोइंग द मेटाबॉलिज्म, यानी कि जब उनके जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रहे हैं ना, जिनसे क्या हो रहा है, डाइजेशन वगैरह हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का, ठीक है, और तो क्या होता है, आपने देखा होगा कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि कैल्शियम ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो तो जितने भी बायोकेमिकल चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ द लाइफ स्पैन, ये कब होते हैं, जो हमारी लाइफ स्पैन का लास्ट फेज है, जो कि क्या है, सेनेसेंट फेज है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे होती हैं, सेनेसेंट फेज में होती है, इसको आप बुढ़ापा भी बोल सकते हो। ठीक है, एंड अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। और उसका लास्ट वो क्या है, लास्ट रिजल्ट क्या है, सेनेसेंट फेज भी जब खत्म हो जाता है तो अल्टीमेटली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, राइट। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि दोनों में, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेसेस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो हमारे तीन फेसेस आ रहे हैं एक के बाद एक, जैसे जुवेनाइल आया, जुवेनाइल के बाद रिप्रोडक्टिव फेस आया, देन सेनिसेंट फेस आया, तो ये जो तीनों फेसेस में जो चेंज आ रहा है, तो ये पूरा खेल किसका है,
हॉर्मोन्स का है। ठीक है, पूरा खेल किसका है? हॉर्मोन्स का है, क्योंकि जुवेनाइल फेज में क्या होते हैं, हॉर्मोन्स का लेवल कम होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, और जैसे जैसे मेच्योरिटी आ रही है, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बन रही हैं, तो इनका हार्मोनल लेवल क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। रिप्रोडक्टिव फेज में पीक पे रहते हैं हॉर्मोन्स, यानी कि उस समय इनका जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और उसके बाद दोबारा से जब हम सेनिसेंट फेज की तरफ मूव करते हैं, यानी कि जब हमारे रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होता है, तो अगेन ये जो हार्मोनल लेवल है ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बोला है कि ये जो तीनों फेसेस में ट्रांजिशन हो रहा है, यानी कि एक के बाद एक फेज आ रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, हॉर्मोन्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, जो लेवल ऑफ हॉर्मोन्स है उसकी वजह से हो रहा है, राइट। Next, the interaction between the hormones and certain environmental factors regulate the reproductive process and the associated behavioral expression of the organism। कहने का मतलब क्या है, यानी कि हमारे अंदर के जो हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, कि कौन कितनी मात्रा में रिलीज हो रहे हैं या बन रहे हैं, तो जो इंटरेक्शन बिटवीन द हॉर्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर, और हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं लाइक क्लाइमेट, टेम्परेचर, है ना, ये जो सारे हैं ये क्या करते हैं, रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। ये दोनों मिलके रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स जनरेट हो रहे हैं और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, ये दोनों मिलके क्या रेगुलेट करते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, और जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो किस तरह का बिहेव करेगा, ठीक है, किस तरह का बिहेवियर वो एक्सप्रेस करेगा, वो भी कौन करता है, हॉर्मोन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। कौन करता है, हॉर्मोन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, राइट। तो देखिए ऑलरेडी 41 मिनट की वीडियो हो चुकी है हमारी। ठीक है, अब क्या होता है ना, अगर एक साथ बहुत सारा कवर, क्योंकि चैप्टर तो बहुत लेंथी है, अगर मैं पूरा आज ही ले लूं तो अराउंड 1.5 आवर का ये पूरा सेशन होगा। बट अगर एक साथ में इतना सारा बना दो ना, एक तो आप लोग वीडियो पूरी तरह से देखेंगे नहीं, और जो देखेंगे भी उनका माइंड क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट होने के बाद फिर जो भी आप कर रहे हैं वो रिटेन तो होगा नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद आपके आएंगे रिप्रोडक्टिव फेज, जो कि एक पूरा नया टॉपिक है। तो दैट टॉपिक वी विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इन पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो अब जब हम उसमें उसको स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 चैप्टर 1 का जरूर पढ़िए, देखिए। कुछ अगर क्वेश्चन आपके माइंड में है तो उनको पूछिए कमेंट्स के थ्रू। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर समझ में आ गया तो लाइक भी कर देना। ओके, ओके, नाउ सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। ओके, जो नेक्स्ट हम पार्ट 3 अपलोड करेंगे उसमें मिलते हैं। टिल देन एक बार रिवाइज करिए, एनसीईआरटी से गो थ्रू होइए, और कोई प्रॉब्लम है तो जरूर पूछें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।